हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी दिन प्रतिदिन की करंट अफेयर की क्लास है। इसमें हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल नॉलेज की अवेयरनेस के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, उनको कवर करते हैं। इसी प्रकार के आज हम दो टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब बात आती है कि इन टॉपिक्स को आपको नोट करना चाहिए या नहीं, तो भैया बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, आपको जानकारी होगी। और उसको अगर आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऐप की लिंक मिलेगी। ऐप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कीजिए, जिससे आपको वहाँ पर क्या है, एंट्री मिल जाएगी। आप एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसी में आपको क्लास नोट्स एंड पीडीएफ नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में जाइए। वहाँ पर आपको एक अन्य विकल्प मिलेगा, क्लास वाइज कौन सी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अभय सर के नाम से करंट अफेयर्स। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवाइए, सस्ते में प्रिंट आउट निकल जाता है, मार्क करके रख लीजिए, भविष्य के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके डाउट जो रहते हैं हमेशा अब वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे न्यूज़ में रहे हैं। तो भैया पहला टॉपिक तो हमारा कौन सा है? पहला टॉपिक हमारा है यूरोपियन यूनियन वाला। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया? यूरोपियन यूनियन ने कुछ नहीं कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने केवल और केवल क्या किया, यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिक्रिया प्रारंभ करने की यहाँ पर क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, एक तरफ से अनुरोध को मान लिया है। तो जल्द ही आप यहाँ पर पाएंगे जो यूक्रेन है इसको क्या है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया जाएगा। अब बात आती है, अगर यूक्रेन एक तरफ रूस से युद्ध कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की बात कर रहा है, तो इससे यूरोपियन यूनियन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, रूस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, यूक्रेन के ऊपर क्या प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं, इस चीज को यहाँ पर हमें क्या है देखना है। और दूसरा हमारा टॉपिक है हमारे पड़ोसी देश कहाँ से, मालदीव से। मालदीव में आपको पता है अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जैसे ही नई सरकार यहाँ पर बनाई है तो वो क्या है, वो एंटी इंडिया है और चाइना के सपोर्ट वाली है। इससे पहले जो सरकार थी मालदीव में, वो क्या है, भारत के समर्थन वाली सरकार थी। तो हम मालदीव के साथ में मिलकर कई सारे यहाँ पर क्या है विकास के कार्य कर रहे थे, कई सारे प्रोजेक्टों चला रहे थे, कई तरह से हम मालदीव की मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, उसने क्या किया, नई सरकार ने भारत के साथ में दूरियां बनाना शुरू कर लिया है। इसी के तहत भारत के कुछ सैनिक मालदीव की सुरक्षा के लिए मालदीव में रखे गए थे। उनको मालदीव ने क्या किया, उनको मालदीव ने आदेश दिया भारत को कि जल्दी से जल्दी अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुलाया जाए भारत। और अब उसने इसी चीज को और आगे कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर एक समझौता था भारत और मालदीव के बीच में, उस समझौते को क्या है फिर से यहाँ पर रिन्यू करने से मना कर दिया है। 2024 में रिन्यू होना था। कौन सा समझौता था, क्या क्या चीजें उसे संबंधित थी, ये सारी चीजें क्या हम समझने वाले हैं। यानी कि दोनों टॉपिक आज आप इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए और यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो, जब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन यूक्रेनियन फ्रेश बिड टू ज्वाइन ईयू, हियर्स व्हाट इट मींस, व्हाई इट मैटर्स, ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो पहले तो देखो, पहले हमारी हर तरह की से प्रतिक्रिया क्या, किसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूज में है किस प्रकार से चीजें न्यूज में। तो देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन वाला टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, तो ये हमारा क्या है, पहला टॉप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है, ये हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये 1 है। नंबरिंग करवाना भूल गया हूँ, आप लोग नंबरिंग कर लेना। ठीक, ये क्या है, ये पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, इनके ऊपर आपको क्या है, विचार करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट हमें बताती है भारत यूरोपियन यूनियन का क्या संस्थापक सदस्य, यानी कि भारत जो देश है हमारा, ये क्या यूरोपियन यूनियन का संस्थापक सदस्य है। पहला स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन केवल एक सैन्य संगठन है, मतलब यूरोपियन यूनियन जो संगठन है केवल और केवल सैन्य संगठन है और बाकी कुछ कार्य नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में सबसे अधिक योगदान देने वाला ब्रिटेन देश कौन सा है, ब्रिटेन है ना। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक योगदान करने वाला कौन है, ब्रिटेन देश है। अब देखो, ये चीटिंग मत करना, ठीक, क्या चीटिंग मत करना। जिसको इसका आंसर आता हो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। जिसको नहीं आता हो वो कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, उपरोक्त में से यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको यहाँ पर जो शब्द दिया जाता है ना, इसके ऊपर अत्यधिक क्या है, निर्भर रहना है। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं
क्या करते हैं, सत्य और असत्य को अंतर समझना करना भूल जाते हैं। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम किसी चीज को पढ़ते हैं, लिखा कुछ और रहता है और हमारे दिमाग में जो पूर्ण धारणाएं होती हैं कि हाँ यही शब्द होगा यहाँ पर, उसी के तहत हम अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो कई बार यहाँ पर लिखा हुआ असत्य, और आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में उस चीज को भूल जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसी चक्कर में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में गलत हो जाते हैं, और ये हमारे लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन जुटाना। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, कथन 1 और 2 सत्य हैं, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट आंसर आपको दिया गया है, कथन 1 और 3 सत्य, यानी कि पहला और तीसरा सत्य है। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, 1 2 3 तीनों सत्य हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों सत्य पूछे गए हैं। चौथा आप देखेंगे 1 2 3 में से एक भी सत्य नहीं, मतलब इनमें से एक भी सत्य नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, कि 1 और 2 है, 1 और 3 है, 1 2 3 यानी कि तीनों सही हैं या फिर तीनों गलत हैं, ये आपको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक, ऑप्शन तो मैंने बता दिया। पहला क्या था, भारत यूरोपियन यूनियन का संस्थापक सदस्य है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन केवल एक सैन्य संगठन है। तीसरा, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, ब्रिटेन है। ठीक, इतना क्लियर है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन को हम शॉर्ट में ईयू के नाम से जानते हैं। क्या, ईयू के नाम से। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितने सदस्य हैं, 25 सदस्य, 27 सदस्य, 29 सदस्य, 31 सदस्य, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो भैया आपको आंसर बताना है, आंसर पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब जब यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो यहाँ पर ये भी बात है कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको न्यूज में दिखाया, तो सबसे पहला कारण तो ये था यहाँ पर न्यूज में रहने का, क्योंकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने के लिए एक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य यहाँ पर क्या है, सहमत हो चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं हंगरी की, हंगरी भी यूरोपियन यूनियन का क्या है, सदस्य है। अगर हम हंगरी की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन 4 लाख करोड़ का एक पैकेज, यानी कि 4 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज किसे देने वाला था, यूक्रेन को देने वाला था। लेकिन यहां पर हंगरी ने इस चीज का विरोध किया। क्या किया, हंगरी ने इस चीज का विरोध किया। जब हंगरी ने इस चीज का विरोध किया तो इसके कारण जो 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, इस पैकेज को यूक्रेन को नहीं दिया गया। ठीक, अब बात आती है ये आर्थिक जो पैकेज है इसके पीछे क्यों विरोध किया गया, क्या रीजन थे, इन सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आगे आते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यूरोपियन यूनियन में क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसे यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। देखिए, इस बैठक का आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था। ये जो बैठक की गई थी, इसका आयोजन कहाँ, इसका आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था, जिसमें ईयू द्वारा यूक्रेन को मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए यहां पर क्या एक तरह से प्रतिक्रिया थी। ठीक, अब ये जो बैठक की गई थी 14-15 दिसंबर के मध्य में की गई थी, यानी 14 और 15 दिसंबर की इवनिंग में इसको किया गया था। ये दिसंबर 2023 की बात है, यानी कि रिसेंटली बात है। ईयू के 27 सदस्य देशों की समिट हुई। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या 27 सदस्य देशों की समिट हुई, है ना। अब इसमें 2 देशों को सदस्य बनाने की बात की गई है। कौन कौन से, यूक्रेन को और मोल्दोवा को। किस किस को, यूक्रेन को और मोल्दोवा को यहां पर सदस्य बनाने की प्रतिक्रिया शुरू करने की बात की गई है। अब देखो, यहाँ पर टोटल 27 सदस्य हैं। 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने यूक्रेन को सदस्य बनाने के पक्ष में वोट किया। क्या किया, जो 27 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के, इनमें से 26 सदस्य देशों ने यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी, जबकि हंगरी ने इसका विरोध किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हंगरी ने इसका विरोध किया है। ठीक, हंगरी के विरोध के बाद ईयू की तरफ से जो यूक्रेन को 4.51 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाना था, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई, तो ये पैकेज भी यूक्रेन को प्राप्त नहीं हो सका। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात आती है कि यूक्रेन ईयू का, यानी कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए इतने लालायित क्यों है, क्यों इतनी तड़प में है कि जल्दी से वो इसका मेंबर बन जाए। तो इसके पीछे कई सारे यहाँ पर क्या है, सही कई सारे यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलते हैं। पहले तो ये लाभ है कि अगर यूरोपियन यूनियन का सदस्य यूक्रेन बनता है तो आर्थिक तौर पर क्या है, सशक्त होगा। कैसे, अभी मैंने आपको बताया, जब सदस्य बनने जा रहा है तो इसको 4.58 लाख करोड़, यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक मिलने वाला है। तो ये पैकेज मिलने में क्या है, सहूलियत हो जाएगी, फिर इसमें कोई भी मेंबर इसकी विरोध नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आर्थिक लाभ है यहाँ पर, और भी कई प्रकार से लाभ देखिए। अब जब यहाँ पर यूक्रेन अगर ईयू का मेंबर बनता है तो दूसरा लाभ होगा सैन्य शक्ति के तौर पर। कौन, सैन्य शक्ति के तौर पर। सैन्य शक्ति के तौर पर कैसे, अब देखो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लॉज है, अगर यूरोपियन यूनियन के किसी एक देश के ऊपर किसी गैर सदस्य देश के द्वारा हमला किया जाता है तो ये हमला पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के ऊपर किया गया हमला माना जाएगा। यानी कि अब इसमें अगर यूक्रेन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। अगर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस के साथ में तो ये युद्ध केवल और केवल यूक्रेन के पक्ष में नहीं माना जाएगा बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन के पक्ष में माना जाएगा। तो सारे देश मिलकर क्या करेंगे, यूक्रेन की मदद करेंगे, सारे देश मिलकर यूक्रेन के विरुद्ध क्या करेंगे, यहाँ पर रसिया से युद्ध करेंगे। तो एक तरह से सैन्य क्षमता भी इनकी क्या है, वृद्धि हो जाएगी, सैन्य क्षमता भी इनकी बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं आगे की बात है। अगर हम यहाँ पर देखो, एक तो आपको सैन्य मदद मिलेगी है ना, उसका देखिए म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिसमें मुश्किल के देश में आप अपने सदस्य देश की मदद करते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन देशों के साथ जो है बाजार खुल जाएगा, किसका, यूक्रेन का। कैसे खुल जाएगा, फिर यहाँ पर देखो यूयू का सदस्य बनने से यूक्रेन को सभी यूरोपीय देशों के साथ खुला बाजार मिलेगा और हर सामान बिना किसी पाबंदी के आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। यूरोपियन यूनियन जो 27 देश हैं ये अलग अलग कार्य ना करके एक देश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे देश हैं, इन सब ने मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। अब जब आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाते हैं तो आप किसी भी देश में बिना रोक टोक जा सकते हैं, बिना रोक टोक यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में भी सामान आप बिना रोक टोक के ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी के तौर पर यूरोपियन यूनियन कार्य करता है। यूक्रेन के नागरिकों को बड़ी मदद मिलेगी। कैसे, जब यूरोपियन के नागरिक किसी सदस्य देश में पहुंच जाएंगे तो अन्य सदस्य देशों में भी उनको जाने के लिए सहूलियत हो जाएगी, बिना परमिट बिना वीजा के ये लोग जा सकते हैं। अब देखो कोई भी नागरिक यूक्रेन से किसी यूरोपीय सदस्य देश में आएगा तो 3 साल तक उन्हें वहां रहने के लिए क्या वीजा आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कोई भी सदस्य जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है तो उसके नागरिक अगर यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में जाके रहना चाहते हैं तो 3 वर्ष तक आपको क्या है, 3 वर्ष तक आपको किसी भी प्रकार की वीजा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद आप फिर एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा आपको आसानी वीजा प्रदान कर दिया जाता है। 3 साल तक जब आप किसी देश में रहते हैं, आपके ऊपर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं लगती तो आप क्या है, अब तो फिर तो वहां पर आराम से आपको वीजा मिल ही जाएगा। तो 3 साल तक की सहूलियत आपको मिलती है किसी भी देश में जाकर रहने के लिए, यानी किसी भी देश में नहीं, यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश में कोई। ठीक, अब यहां पर बात आती है यूरोपियन यूनियन क्या है। ठीक है, अब इतनी देर से हम लोग यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं तो बात आती है यू है क्या। तो देखो देखते हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है। क्या है, 27 देशों का एक समूह है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखो यह आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करता है। देखो अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि सैन्य संगठन के रूप में कार्य करता है, ये सैन्य संगठन में नहीं, आर्थिक और राजनीतिक रूप में भी कार्य करता है। तो वो स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा, देख लो। अब हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो सदस्य देश कौन कौन से हैं भैया यूरोपियन यूनियन के, बताओ जल्दी से। सदस्य देश कौन कौन से हैं यूरोपियन यूनियन के, तो यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और आप देखेंगे यहाँ पर स्पेन तथा स्वीडन। ये सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन के टोटल कितने देश होंगे, टोटल 27 देश होंगे। अब आप बोलेंगे भैया ब्रिटेन कहाँ गया, ब्रिटेन को तो सर जी छोड़ ही गए, गलत सलत करंट अफेयर पढ़ा रहे हो है ना। तो भैया ब्रिटेन पहले सदस्य था यूरोपियन यूनियन का, अब नहीं है। ठीक, अब देखो ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है, यानी कि विश्व का मैप है। अब आप बोलोगे भैया सर जी हमने तो सुना था विश्व क्या है, विश्व गोल है, सुना है आपने पृथ्वी गोल है, यहां तो आपने पृथ्वी को चौकुटा कर दिया। तो भैया देखो अर्थ आपकी कैसी है, अर्थ आपकी इस प्रकार की है, कैसी है, इस प्रकार की है, गोल शेप में है ना। ऐसे घूमते रहिए, घूमते ही घूमते रहेंगे आप, ठीक, दिमाग भी घूम जाएगा आपका। तो अर्थ क्या इस प्रकार की है। लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो भैया देखो 3D मैप तो है नहीं इसमें कि हम आपको अर्थ घुमा के दिखा दें, है ना, क्या अर्थ को हम यहाँ पर घुमा के दिखा दें। तो हमने क्या किया, पूरे मैप को इस प्रकार से सेट कर लिया, इस प्रकार से हमने इसे 3D मैप को इसमें हमने क्या एक फोल्डर में ले लिया। तो यहाँ पर यह सब दिखाई दे रहा है। वैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, टच है। ठीक, क्या है, ये आपस में टच है, समझे। एक बार की बात है, क्लास में बैठे थे, एक स्टूडेंट बोलता है कि सर ये वाला पार्ट, मैंने बोला कि देखो ये रसिया का अलास्का है और यहाँ पर आपको रसिया दिखाई देगा, अलास्का कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था। वो बोल रहा था भैया सर जी रसिया यहाँ पर है, अलास्का यहाँ पर है, तो रसिया अलास्का का भाग कैसे हो सकता है। तो फिर मैं सिर्फ पीट लिया, मैंने भैया तुम्हें क्या बताएं हम इस बारे में, है ना। और बोल रहा था भैया सर जी कि एक तरफ
पूरे दुनिया के ये सब है तो पीछे क्या खाली है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, बताओ क्या किया जाए आप लोगों का है? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हो आप लोग, समझे? तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बुद्धिमत्ता वाली चीज होती है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये पूरा क्या है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एशिया वाला पार्ट है, ये अफ्रीका पार्ट है, और ये आपको यूरोप दिखाई देगा। इसी के जितने भी सदस्य देश हैं ये सारे क्या है, यूरोपियन यूनियन का निर्माण करते हैं 27 देश मिलकर। ठीक, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 27 देशों को मैंने मैप के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब भी देखो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम भी दिया गया है, क्या यूके भी दिया गया है, तो भैया इसको हटा देना। ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है। ब्रेक्जिट एक नाम के मूवमेंट चलाया गया था 2017 से लेकर 2020 के बीच में। उसमें क्या किया, 2020 में जाके ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग कर लिया। तो अब यहाँ पर 27 देश बचे हैं, तो ब्रिटेन को यहाँ से आप हटा दीजिएगा, बाकी के देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आओ आगे आएंगे तो देखो यहाँ पर नोट दिया गया है। क्या नोट दिया गया यहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम यूके का सदस्य संस्थापक सदस्य था, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, ये संस्थापक सदस्य था यू का। लेकिन 2020 में क्या किया इसने, सदस्यता छोड़ दी, ये अब अलग हो गया। अब इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि अब ये सदस्य नहीं है। ईयू की अगर मुद्रा की बात करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन पूरी एक कॉलोनी की तरह काम करता है, तो ये बताओ इसमें क्या मुद्रा एक ही प्रकार की चलेगी, अलग अलग चलेगी? तो भैया देखो यहाँ पर 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27 देश हैं। 27 देशों में से जो 19 देश हैं इनकी क्या है, अपनी एक मुद्रा है। कौन सी? यूरो। ये लोग यूरो का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरो का प्रयोग करते हैं। वहीं हम बात करते हैं अन्य 8 देशों की। 8 देश में कौन कौन से आते हैं आपके? बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। देखो 19 देश याद करोगे कौन से यूरो का उपयोग करते हैं, उससे अच्छा है 8 देश नाम याद कर लो जो मुद्रा का, जो यूरो का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जो आपकी यूरो मुद्रा है उसका प्रयोग नहीं करते। 19 देश रटने से अच्छा है 8 देश रट लो, तो आराम से आपको पता चल जाएगा। 8 हटा दीजिएगा, 19 जो बचेंगे वो यूज करते हैं। ठीक है, यूरो का। तो 8 देश, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, ये देश क्या है, ये देश आपके यहां पर मुद्रा का प्रयोग करते दिखाई देंगे। कौन सा? यूरो का। ठीक, इतना समझ में आया? अब जब इतना समझ में आया तो आगे आ जाओ। आगे आते हैं, यूरोपीय परिषद की बात करते हैं। तो यहां पर यह यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। क्या है? यूरोपीय संघ का, यूरोपीय परिषद जो होती है क्या, यूरोपियन यूनियन का सामूहिक निकाय। अब देखो, एक तो है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आती है एक आम सभा, और आम सभा में सभी मेंबर होते हैं। तो ये आम सभा है यूरोपियन परिषद की। ठीक है, ये क्या है? आम सभा है। इस प्रकार से यहाँ पर बढ़िया टेबल वेबल डली रहती है, और इनका पसंदीदा कलर है कौन सा? नीला। ये नीले कलर को ही क्या करते हैं, यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं, और इस प्रकार से ये यहाँ पर सितारे दिखाते हैं। क्या? जिससे ये पता चलता है कि हाँ भैया हम सब एकत्रित है, हम सब एकजुट हैं। ठीक, तब यहाँ पर क्या है, यह यूरोपीय संघ का क्या है, एक सामूहिक निकाय है। यह यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। जो यूरोपियन परिषद है इसमें सभी सदस्य देशों के मेंबर शामिल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा को और प्राथमिकताओं को यहाँ पर परिभाषित करते हैं। इस निकाय में शामिल कौन कौन से हैं? इस निकाय में शामिल देखो, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष। अब यूरोपियन जितने भी देश हैं इनके अपने अपने राष्ट्राध्यक्ष तो होते ही हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के एक अलग से अध्यक्ष भी बनाया जाता है। जैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अध्यक्ष बनाते हैं, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन का भी एक अपना अलग से अध्यक्ष होता है। भारत में भी G20 समिट हुई थी, तब भी आपने देखा होगा यहाँ पर ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। अब देखो, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ ही सभी सदस्य देशों में के राष्ट्र प्रमुख भी क्या है, सरकार के प्रमुख यहाँ पर शामिल होते हैं। या तो राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होंगे, या फिर सरकार के प्रमुख यहाँ पर शामिल होंगे। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश या प्रतिनिधि द्वारा की जाती है जिसके पास उस समय यूरोपियन संघ की क्या है, परिषद की प्रेसिडेंसी होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यूरोपीय परिषद की। तो उसकी सदस्यता, ये अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है जिसके पास इसकी उस समय क्या हो, इसके पास इसकी यूरोपियन यूनियन की परिषद की प्रेसिडेंसी हो। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो ये तो आपका हो गया टॉपिक। अब टॉपिक हो गया तो भैया आ जाओ क्वेश्चन पर लौट के। जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या है, भारत यूरोपियन यूनियन का संस्थापक सदस्य। भैया जब हमको सदस्य बता रहे थे, कभी हमने बताया आपको कि भारत भी इसमें शामिल है? भारत का नाम लिया? नहीं लिया। और मैंने क्या बताया, यूरोपियन यूनियन नाम ही जब यूरोपियन है तो भैया भारत क्या करेगा इसमें? भारत को एशिया का पार्ट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो किन किन में पहला आया है। पहला आपका ए में है, पहला आपका बी में है, पहला आपका सी में है। जब 3 स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 में से एक भी सत्य नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे भैया, गलत भी तो हो सकता है, आप गलत बता सकते हो। तो देखो ये सही बताते हैं,
पहला तो पता है आपको, भारत सदस्य नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, यूरोपियन यूनियन केवल एक सैन्य संगठन है। तो मैंने आपको क्या बताया, राजनीतिक भी है आर्थिक भी है। तो सैन्य अकेले नहीं है, सैन्य तो है ही, राजनीतिक आर्थिक भी है। तो ये दूसरे स्टेटमेंट भी क्या गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, ब्रिटेन है। तो आप बोल रहे भैया इसमें कौन सी गलती है, अभी आपने बताया ब्रिटेन सदस्य था। तो भैया ब्रिटेन संस्थापक सदस्य था और 2020 में क्या किया, सदस्यता को छोड़ दिया। अब ब्रिटेन अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है, समझे। तो ये वाला भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो तीनों गलत, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगले पे आओ, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं। तो ये कितने सदस्य थे, 25 थे, 27 थे, 29 थे, 31 थे। कितने बताए थे मैंने बताया था आपको 27 सदस्य हैं। पहले 28 थे, ब्रिटेन बाहर हुआ तो कितने हुए, 27 रह गए। अब ऐसे मोल्दोवा और यूक्रेन को शामिल करने की बात की जा रही है, तो कितने हो जाएंगे। तो इसको प्रतिक्रिया में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपको 29 सदस्य देश फिर से देखने को मिलेंगे जब ये शामिल हो जाएंगे, तब अभी 27 ही हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। इतना हो गया, अब आगे आते हैं। जब हम आगे आएंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्या, मालदीव और मालदीव भारत शायद हाइड्रोग्राफिक सर्वे को क्या करेगा, खत्म करेगा। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। अब देखो यहाँ पर न्यूज क्या है, भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा मालदीव। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ, अब देखो जब यहाँ पर मालदीव की बात चल रही है तो भारत के पड़ोसी देशों की एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा के साथ भारत की स्थलीय सीमा के तौर पर यहाँ पर साझा नहीं करता। मतलब देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा के तौर पर नहीं लगती, समझ गए ना। तो आंसर बताओ, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और भूटान, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ में स्थलीय सीमा के तौर पर नहीं लगती। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। दो पहले बात कर चुके हैं, तीसरा ये है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक चौथा क्वेश्चन और आता है। तो चौथे क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं, क्या भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए, भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, देखो पहले भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा चीन के साथ लगती है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत की सबसे अधिक सीमा चीन के साथ में लगती है। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्या है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ में लगती है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, भारत और मालदीव निकटतम पड़ोसी देश हैं। क्या, भारत और मालदीव निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हैं। ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखो यहां पर उपरोक्त में से भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको यहां पर बताना है। केवल एक और दो सत्य यानी कि पहला और दूसरा सत्य है, केवल एक और तीन सत्य है, पहला और तीसरा सत्य है, केवल दो और तीन सत्य है तो दूसरा और तीसरा सत्य है। इनमें से एक भी सत्य नहीं है, ना तो एक सत्य, ना दो सत्य, ना तीन सत्य। ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो भैया यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, बदमाशी करते हो, एक या दो क्वेश्चन का आंसर देते हो, चारों का आंसर नहीं देते। इस प्रकार की हरकत करोगे, सुबह सुबह यहाँ पर आके मेहनत करते हैं, इस प्रकार की हरकत करोगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन से भागते हो, क्वेश्चन से भागोगे सिलेक्शन उसे उतनी ही दूर आप लोग पहुंचते जाओ, समझे। अरे एक चीज बताओ यार, कौन सी तुम्हारी बेइज्जती होगी अगर तुम गलत आंसर ही बता दोगे। आपको बेइज्जती करवाने से मतलब है कि आपको सिलेक्शन से मतलब है। भैया अभी आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, समझे। जब हम भी अपनी स्टार्टिंग फेज में थे तो कोई इज्जत नहीं थी हमारी, यही सोच के हम लोग चलते थे कि कोई इज्जत ही नहीं है अभी हमारी, समझे ना। इसलिए बेफिक्र होके ये मत सोचो कि कुछ लोगों के सामने क्या होगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। भैया इंसल्ट कुछ नहीं होती, जब सिलेक्शन लो लोगे सारी इंसल्ट आपकी धुल जाएगी, समझे। सिलेक्शन लो और आंसर का क्या करो, आंसर करो यहां पर, ठीक है। आंसर जरूर दिया करो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक कोई इज्जत नहीं होती, समझे। आ जाओ आगे। तो ये आपको क्वेश्चन है, ठीक। क्या क्वेश्चन था, भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा चीन के साथ में लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ में लगती है, भारत और मालदीव निकटतम पड़ोसी देश हैं। ये आपको यहाँ पर बताने हैं। अब देखो यहाँ पर भैया ये भारत का मैप है, इस मैप के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये भारत का मैप है, ये तो पता ही होगा आपको, इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। आगे आ जाओ, ये आपका मालदीव का देश है, ठीक है, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। पहले हम आते हैं टॉपिक पे, क्यों, अगर हम आपको बता देंगे तो आपको क्या है, आपको यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा। पहले भारतीय नौसेनाओं की वापसी, यानी कि जब मालदीव में ये भाई साहब नए राष्ट्रपति बने, कौन, ये महाशय जब पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति बने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय सैनिक, यहाँ पर कुछ भारतीय सैनिक थे जो मालदीव में रहते थे, उसकी सिक्योरिटी करते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, उनके वापस करने के लिए, यानी इन्होंने बोल दिया कि अपने सैनिकों को भारत वापस बुलाइए। और अब भारत के साथ जो इनका हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट चल रहा था, इसको इन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया है।
क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्या है, ये चीन के समर्थक है। ठीक, क्या है, चीन के समर्थक है। और इन भाई साहब को अभी ये पता नहीं है कि चीन वही है जो ड्रैगन क्या खा जाएगा। कैसे? श्रीलंका को जैसे खा लिया। अब देखो क्या हालत हुई महिला महिंद्रा राजपक्षे के परिवार की। राजपक्षे परिवार था वो क्या चीन समर्थक था। चीन की बातों में आके उसने बेतहाशा क्या किया, बेतहाशा यहाँ पर लोन लिए। उसी प्रकार की हरकत भाई साहब खुद कर रहे हैं, खुद बर्बाद होना चाह रहे हैं। तो होने दो भैया, क्या मतलब है, जब हो जाएंगे तो हम भी एक कटोरा पकड़ा देंगे, है ना। तो देते रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ इनको भी, जैसे श्रीलंका को दे रही है। उसी प्रकार देखो पहले क्या है, पहले भारतीय नौसैनिकों की वापसी के बाद अब इन्होंने भारत में हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की बात की है। तो यहाँ मालदीव सरकार ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया है। अभी जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है भारत के और मालदीव के बीच में, ये क्या है, क्या कार्य करता है, इसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। ठीक, अभी आपको ये समझना है, ये जो एग्रीमेंट है ये 7 जून 2024 को क्या एक्सपायर हो रहा है, यानी 7 जून 2024 को ये खत्म हो रहा है। कब किया गया था? 2019 में इस एग्रीमेंट को किया गया था। जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार भारत के समर्थन वाली सरकार मानी जाती थी। अब सरकार चेंज हुई तो अब यहाँ पर नई सरकार आ गई। तो इसलिए आपको एक चीज समझनी है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना तो आपका कोई स्थायी सदस्य है, दोस्त है, ना ही आपका कोई स्थायी सदस्य शत्रु है। सब आर्थिक हित में लगे हुए हैं अपने अपने, जिसके जिस देश के साथ में हित जुड़े हुए हैं वो है उस व्यक्ति के साथ में अपने हितों की पूर्ति कर रहा है। समझे? तो कभी भी ये मत सोचना कि आपका अमेरिका दोस्त है, आपका रूस देश है। जिसके जिस देश के साथ में हित लगे हुए हैं उस देश के साथ में वो जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहां पर बढ़ते हैं। एग्रीमेंट देखिए 7 जून 2024 को खत्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया, यानी मालदीव्स गवर्नमेंट ने इसे रिन्यू करने से मना कर दिया है। यह समझौता 2019 में मालदीव्स आइलैंड्स के पास पानी पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। अब जो एग्रीमेंट था ये 2019 में किया गया था। मालदीव आइलैंड जो है आपका, उसके आसपास के क्षेत्र में जो पानी पाया जाता है उसका रिसर्च करने के लिए 2019 में हुए समझौते के तहत भारत को, जो 2019 में समझौता हुआ था उसके तहत भारत को मालदीव आइलैंड में क्या करना था, रीफ, लेगून, पानी और कोस्ट लाइन, ठीक, साथ में समुद्री धाराओं और क्या करना था, टाइड्स पर स्टडी करनी थी। ठीक, इन सब चीजों पर क्या स्टडी करनी थी, यानी पानी, रीफ, लेगून, कोस्ट लाइन, समुद्री धाराओं और टाइड्स पर स्टडी करने की यहां पर क्या अनुमति प्रदान की गई थी। अब इसी एग्रीमेंट को इन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया है। इस सर्वे के तहत किए गए कार्य, अब बताइए, अब ये जो एक सर्वे हुआ था ये ये जो एग्रीमेंट हुआ था 2019 में हुआ था। इस एग्रीमेंट के द्वारा इन सब चीजों पर, यानी पानी, रीफ, लेगून, कोस्टलाइन, समुद्री धारा और टाइड्स पर यहां पर क्या है स्टडी करना था भारत को, मालदीव वाले क्षेत्र में। तो अब जब यहाँ पर 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों देशों के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, तब से अभी तक कितनी रिपोर्ट इसकी प्रकाशित हुई है? तो देखो 2019 से लेकर 26 फरवरी 2023 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय नौसेना ने, किसने, भारतीय नेवी ने, भारतीय नौसेना ने भारतीय जो मालदीव की नेशनल डिफेंस है, मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर कुल 3 ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे जारी किए थे। कितने? कुल 3 हाइड्रोग्राफिक सर्वे जारी किए गए थे। भैया सुबह सुबह आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के गले की क्या हालत खराब हो जाती है। यहां पर क्या है, यहां पर भारत की नौसेना, अब ये मत पूछ लेना नौसेना कौन होता है। उस दिन आप लोग बोल रहे थे कि नेवी क्या होती है, मन तो ऐसा होता है क्या। भारतीय नौसेना ने क्या किया, भारतीय नौसेना ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर क्या किया, यहां पर कुल 3 ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे अपॉइंट किए, सॉरी जारी किए। ठीक, अब इनमें क्या क्या है देखो, पहला जो सर्वे आया था आपका ये मार्च 2021 में आया था। कब आया था पहला सर्वे? मार्च 2021 में आया था। दूसरा सर्वे आपका 2022 में आया था, मई में। दूसरा सर्वे आया था आपका मई 2022 में। और तीसरा सर्वे 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 के बीच में आया था। ठीक, कब आया था ये सर्वे? 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 के बीच में आया था। अब यहां पर देखो, अब जब यहां पर मालदीव के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, ये पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इनको जेल हो गई थी। जब इनको जेल हुई तो यहां पर भारत समर्थित राष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया। अब ये जब राष्ट्रपति बने तो ये वहां से फिर से जेल निकल के आए। जेल से निकल के कैसे आए? कोरोना टाइम था, इनको सजा तो हुई थी 5 साल की। कोरोना टाइम आया तो इन महाशय को कोरोना टाइम के कार्यकाल के दौरान कई लोगों की तमाम सजा माफ कर दी गई थी मालदीव्स में। तो इन भाई साहब की सजा माफ की गई। फिर इन्होंने एक कैंपेन चलाया।
रेड कलर की टी शर्ट पहनते थे, उसमें लिखते थे इंडिया आउट, यानी इंडिया बाहर जाओ। उसी कैंपेन के द्वारा इन्होंने भारत की छवि को खराब करने का कोशिश किया और चीन के समर्थन में इन्होंने क्या किया, कई सारे स्टेटमेंट दिए। अब बात आती है मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो भैया, ये मालदीव है, क्या है, ये मालदीव है आपका, और ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में, और इसका कुछ भाग अरेबियन सी में स्थित, मतलब हिंद महासागर में स्थित है। अरेबियन सी आपको पता है अरब सागर कहां है, भारत के पश्चिम में, तो वहां पर ये आपको स्थित दिखाई देगा। और इस प्रकार का ये पूरा एक टापुओं का देश है। क्या है, पूरा एक टापुओं का देश, छोटे छोटे टापू यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो, आप नाम देख लीजिए भैया, नाम कौन कौन से, माले एटोल है ना, मलाकू, और उसका निलंद हो, ठीक, एरी, और इस प्रकार के सारे नाम देखने को मिलेंगे, आप पढ़ते रहना आराम से बैठ के। ठीक, तो यहां पर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार सीधी रेखा में ये क्या है, स्थित है। और टापुओं का अपना एक आर्थिक महत्व होता है, एक सामाजिक महत्व होता है। क्या है, अब ये देखो, ये कहां है, हिंद महासागर में स्थित है ना, हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव हिंद महासागर में के भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य देश है। क्या है, भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। इसमें कुल 1200 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, इसमें कुल 1200 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। यह खड़ी लकीर जैसे आकृति में स्थित है। देखो मैंने बताया खड़ी लकीर जैसी आकृति में स्थित है। फिर देखो यहां पर इन द्वीपों से करीब दुनिया का अहम व्यापारिक शिपिंग रूट गुजरता है, यानी कि अब इसी क्षेत्र से होकर भारत या हम बात करें दुनिया का जो महत्वपूर्ण व्यापार किया जाता है, समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ठीक, अब आप यहां तक आ गया। देखो अभी कुछ चीज बताते हैं आपको, पहले हम ये बात कर लें, पहले पूरी है ना, पहले पूरी बात कर लें, फिर मैप में आपको लेके चलेंगे। यह पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला क्या है, एक महत्वपूर्ण रूट है। ये जो रूट है पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रूट है। इस कारण मालदीव को भौगोलिक राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। यानी जब ये पूरब को पश्चिम से जोड़ रहा है तो उस स्थिति में महत्वपूर्ण एक स्थल माना जाता है। भारत और चीन दोनों ही हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए क्या करते हैं, मालदीव पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों मिलकर इस देश पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जिससे यहां पर उनको एक्सेस मिले, यहां पर उनको एंट्री मिले नौसैनिक बनाटे बनाने की, और भी प्रकार से, और इनका प्रभुत्व क्या हो, हिंद महासागर में बना रहे। मालदीव अब भी सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है। मालदीव की जो समस्या है कर्ज की है, यानी कि मालदीव की जो जीडीपी है ये क्या है, 6.1 अरब की जीडीपी है, इसकी 6.1 अरब की जीडीपी है, जबकि इस देश के ऊपर इसकी जीडीपी का 113% क्या है, कर्ज है। कितना, 113% कर्ज है। तो ये क्या है, ये आपको यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। ये तो हमने बात कर ली मालदीव की और किसकी, इंडिया की। अब देखो ये आपका इंडिया का दक्षिणी भाग है। इस मैप में मैंने आपको इंडिया का दक्षिणी भाग दिखाया गया है। अभी हम पूरे भारत का मैप भी दिखाएंगे आपको। अब यहां पर देखो ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका क्या है, अरब सागर है। कहां चला गया भैया, कहे जा रहे हो, अरे मन ही नहीं हो रहे चलने के। ये आपका क्या, अरेबियन सी है, ये पूरा क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी के आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इंडियन ओशन दिखाई देगा आपको, हिंद महासागर दिखाई देगा, और ये भारत है। नीचे हमारे छुटकू भैया श्रीलंका है। कौन है, छुटकू भैया श्रीलंका। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर मालदीव्स, यहां पर आपको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा। तो मतलब भारत से लगभग पड़ोस में ही स्थित है। ठीक, आ जाओ, ये हमारा पूरा प्यारा भारत है। क्या है, ये हमारा पूरा प्यारा भारत है। अब जो ये पूरा प्यारा भारत है, इसके आप नीचे देखेंगे यहां पर आपको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्या है, मालदीव्स देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको मालदीव्स की स्थिति दिखाई देगी। अब जब मालदीव्स यहां पर है तो यहां पर आपका पूरा हिंद महासागर है। अब पूरा यहां से जो उत्तर से पूर्व से पश्चिम जो व्यापार होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमें मालदीव्स की देखने को मिल जाती है। इसीलिए भारत यहां पर इतना विचलित है, चाइना इतना विचलित है कि मालदीव्स की एक्सेस उसको मिल जाए। अब एक चीज बताइए, देखो यहां पर कहां चला गया हमारा मैप, हाँ यहां पर अगर मालदीव्स में चीन को एक्सेस मिल जाती है, अपना यहां पर नेवी बेस बना लेता है, तो एक तरह से पूरा दक्षिण भारत पर क्या नियंत्रण कर लेगा, दक्षिण भारत की नेवी के ऊपर मालदीव्स जो सॉरी मालदीव्स नहीं, जो आपका चाइना है ये पूरा नियंत्रण कर लेगा। इसलिए यहां पर दोनों देश अपना अपना प्रभाव जमाने में लगे हुए हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रही है, कहा जाता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए यहां पर ये लगे हुए हैं। जब इनको पता चलेगा किस प्रकार से श्रीलंका को यहां पर बर्बाद किया गया, उसी प्रकार से इनको बाद में समझ आएगी। अब देखो यहां पे बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों की। तो इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना।
तो देखो भारत की सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है। भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, अफगानिस्तान के साथ में लगती है, ठीक, और यहां पर चीन, नेपाल, भूटान के साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है, म्यांमार के साथ में लगती है, और समुद्र में श्रीलंका के साथ लगती है, मालदीव के साथ में लगती है। इतनी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भैया भारत की सीमा की बात करते हैं तो सबसे अधिक लगती है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश कहाँ है, यहाँ पर है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है कितनी, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है। चीन के साथ बात करते हैं तो चीन के साथ में हमारी सीमा कितनी लगती है, चीन के साथ में हमारी सीमा लगती है, आप देखेंगे यहाँ पर 3488, कितनी, 3488 किलोमीटर देखने को मिलेगी, स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक। फिर हम यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान के में भैया सबसे पसंदीदा देश कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी लगती है, पाकिस्तान से बात करते हैं 3323 देखने को मिलती है, कितनी, 3323 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, ठीक। ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेपाल की। भैया कभी कभी नेपाल भी क्या है, हमको हड़की दे देता है ना, क्या कभी कभी नेपाल भी हमको हड़की दे देता है। तो फिर वो एक डायलॉग कौन सा, एक वो गैंग ऑफ वासेपुर नाम की एक मूवी आई थी कि छोटे मोटे लोग भी क्या गुंडागर्दी करेंगे, उनसे मुंह थोड़ी लगा जाता है, कर लो ये गुंडागर्दी। अब आज हम बात करते हैं नेपाल के साथ में कितनी सीमा लगेगी, 1751, कितनी, 1715 यहाँ पर आपको किलोमीटर लगते हुए नेपाल के साथ में सीमा दिखाई जाएगी। फिर आएगा नंबर किसका, फिर म्यांमार का आएगा। म्यांमार कहाँ है, म्यांमार ये रहे आपके। तो म्यांमार के साथ में कितनी लगती है, म्यांमार के साथ में 1643 हमारी सीमा टच होती है, ठीक, कितनी, 1643 सीमा टच होती है किलोमीटर। फिर भूटान के साथ में अगर हम सीमा की बात करते हैं कितनी लगेगी, भूटान के साथ में 699, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम है, केवल 700 किलोमीटर के आसपास आपको लगते हुए दिखाई देगी। और अंतिम आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर लगती है। लेकिन जो लगती है वो पार्ट अभी किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम उसको जानते हैं। उसने अधिकृत तौर पर यहाँ पर क्या है, कब्जा करके रखा है, लेकिन पार्ट तो हमारा ही है ना, क्या पार्ट तो हमारा ही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सबसे पहले किसके साथ लगेगी, सबसे पहले लगेगी आपकी बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस प्रकार से सारे क्रम में है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा के तौर पर नहीं लगती है। देखो स्थलीय सीमा के तौर पर भारत की सीमा नहीं लगती, तो नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, मालदीव के साथ में नहीं लगती। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या करना है, भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा चीन के साथ लगती है। तो भैया अभी हमने देखा था किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ में, कितनी, 4096, और चीन के साथ में 3488, भैया 600 किलोमीटर का अंतर है। तो क्या पहला स्टेटमेंट गलत। जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, तो देख लो पहला किन किन में दिया गया है। तो पहला आपका ए में दिया गया है, पहला आपका बी में दिया गया है, पहला आपका सी में दिया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट तो आपको सही हो जाएंगे, मतलब ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत है, ठीक। तो दो स्टेटमेंट काट दीजिए, पहला और बी। अब बचे सी और डी, क्योंकि यहाँ पर एक भी सत्य नहीं हो सकता, एक भी सत्य ना हो तो डी हो जाएगा। अब आते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो देखो भैया ये क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जब आप ऊपर देखेंगे तो इसकी सीमा नेपाल के साथ में भी लगती हुई दिखाई देगी, भूटान के साथ में भी लगती दिखाई देगी, दिख रहा है मैप में। तो इसकी सीमा दोनों के साथ लगती है। कुछ बोल मत देना कि नहीं लगती है, नहीं तो क्या दीदी जी नाराज हो जाएंगी, समझे, क्या होगा, दीदी जी नाराज हो जाएंगी। तो इसकी सीमा बिल्कुल भैया आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे आ जाओ, भारत और मालदीव निकटतम पड़ोसी देश हैं। क्या है, भारत और मालदीव निकटतम पड़ोसी देश हैं। तो भैया इसमें कौन सी गलत है, हमारा निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका भी है, और कौन सा, और हमारा मालदीव भी। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा कौन सा है। अब तो भैया बता लोगे ना, अब तो इसका आंसर बता लोगे। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास थी। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप यहाँ पर ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा, और बताइएगा ये करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी, और इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं।
इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी रेगुलर क्लास में, जिसमें आपकी 5:30 बजे से कौन सी होती है, RO की, और 7 बजे से आपकी NCERT की। समझे? तो चलो फिर, खुश रहिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए और बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ। चैनल को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस परिवार में जुड़ सके। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।